हम लोग विकास के आयाम देखें। विकास के कई आयाम हैं, जैसे बताए थे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, एक सामवेगिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषाई विकास, सर्वांगीण विकास, बहुत सारे विकास हैं। और उस विकास के आयाम में सबसे पहला जो विकास है जिसका नाम है शारीरिक विकास, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या परिवर्तन होती है, बच्चे कैसे कैसे अपने स्टेज में आते हैं, क्या क्या किस स्टेज में क्या क्या करता है, वो सारे आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे। शारीरिक विकास को कई मनोवैज्ञानिक कई तरीके से उसका अवस्था में बांटे हैं। जो पहला अवस्था है शैशवावस्था, उसके बाद है बाल्यावस्था, उसके बाद है किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। हम लोग शारीरिक विकास में जो सबसे पहला अवस्था है उसका नाम है शैशवावस्था। क्या है? शैशवावस्था। इसका एज है 0 से 2 वर्ष। शैशवावस्था में हम बताए थे कि कई लक्षण पाए जाते हैं। हम बताए थे कि शैशवावस्था, इसका नाम से ही स्पष्ट है और एज से ही स्पष्ट है कि इसका एज है 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 साल तक बच्चे जिस स्टेज से गुजरते हैं उसका नाम है शैशवावस्था। और इस अवस्था में बच्चे पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने आप पर नहीं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। और इसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज्ञानेंद्रियां से ही बच्चे सीखते हैं, ज्ञानेंद्रियां का ही उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि बच्चे को अगर भूख लगता है तो बच्चे रोता है, बच्चे को प्यास लगता है तो बच्चे रोता है, बच्चे को नींद आता है तो बच्चे रोता है, बच्चे जब सो के उठते हैं तो बच्चे रोते हैं। किसमें शैशवावस्था में। और शैशवावस्था में ही बच्चे क्या दूसरों पर निर्भर होता है कि बच्चे जहां है, जिस बिस्तर पर है वही बिस्तर पर पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसको उठाकर दूसरे बिस्तर पर नहीं ले जाएंगे। तो बच्चे खुद से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अवस्था है 0 से 2। एज है कितना? 0 से 2। जन्म लेते के साथ बच्चे यह काम करेगा क्या? अपने नित्य क्रिया करेगा क्या? नहीं करेगा। बच्चा रोएगा, सॉरी, बच्चा को भूख लगेगा तो रोएगा। जैसे कहते हैं ना, रो रहा है भूखा गेलो है, समझ गए ना। बच्चा को नींद आ रहा है, झुकने लग रहा है तो रोएगा। देखा, अब रोए तो अब सुत तो, समझ में। तरह तरह के सुत के उठ गया तो देखिए रोने लगा, उठ लो, समझ गए। ये तरह तरह की चीजें करते हैं किसमें? शैशवावस्था में। और इसमें लिखाए थे कि बच्चे पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा पॉइंट था कि इसमें केवल अपने ज्ञानेंद्रियां का ही उपयोग करते हैं। बच्चे केवल ज्ञानेंद्रियों का ही उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, बच्चा छोटा है, जन्म लिया, 2 साल के पहले तक
बच्चा सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु को देखेगा, समझ गए ना। अपना ज्ञानेंद्रियां क्या है? 5 है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बच्चे सिर्फ और सिर्फ आंख से किसी वस्तु को देखते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाता है, सिर्फ ज्ञानेंद्रियां से देखता है, समझे। हाथ है, त्वचा है, हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, जिसको कहते हैं प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था। जीन पियाजे इसी अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था बोला है, और इसी में कहता है कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है। मतलब किसी वस्तु को बच्चे पकड़ लेगा, इसमें चूसने की प्रवृत्ति होती है, देखते हैं बच्चा चूसने की प्रवृत्ति होती है। कुछ भी नहीं रहेगा तो अपने अंगूठा को चूसते रहेगा, वो भी नहीं है तो अपना पैर वाला, ये पैर पैर का इसे उठा कर अंगूठा को चूसते रहेगा, समझे। इसमें चूसने की प्रवृत्ति है, वो हम जीन प्याजे के बताएंगे, जीन प्याजे की अवस्था में पूरे डिटेल से बताएंगे इसको। और केवल और केवल ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करता है। जैसे में बच्चा आंख से सिर्फ और सिर्फ उस वस्तु को देखता है, त्वचा से सिर्फ और सिर्फ, अगर सुई सुई है, अगर डॉक्टर के पास सुई अगर दिलाते हैं बच्चे, तो इस सुई जब शरीर में चुभता है तो बच्चा रोने लगता है। किससे? इस त्वचा से बच्चा सीख रहा है कि इस सुई जो है ये जाता है तो हमको दर्द होता है। जीभ से, जीभ में बच्चा को मिर्चा 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 को बिया डाल दीजिए, बच्चा को तीत लगेगा तो रोने लगेगा, समझे कैसे? जीभ से। तो ये सब चीजें बच्चे किससे सीखते हैं? त्वचा से सीखते हैं, ठीक है। इसमें ज्ञान केवल ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। तीसरा में है कि 18 से 24 माह में बच्चा कुछ कुछ शब्द को बोलना प्रारंभ कर देता है, कुछ कुछ शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका जो कहा जाता है कि वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से होता है यही अवस्था में। जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद कितना केजी का रहता है? लगभग वो 2 केजी, 2.5 केजी या 3 केजी, इतना से ज्यादा नहीं रहता है। अब सोचिए 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी से बच्चा 2 साल में ही 10 केजी का हो जाता है। अब बताइए कि जो 2 केजी से था वो 10 केजी का हो गया, मतलब यही शैशवावस्था में 2 साल में ही बच्चा 5 गुना बढ़ जाता है, समझ गए ना। 2 केजी से 10 केजी 5 गुना बढ़ जाता है। क्या ऐसा किसी अवस्था में होता है ऐसा कि 5 गुना बढ़ जाता है अपनी देख से? नहीं, समझ गए। इसीलिए शारीरिक वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से होती है, किसमें? तो शैशवावस्था में। देखिए इसमें शारीरिक वृद्धि और विकास लिखिएगा, वृद्धि एवं विकास सबसे तीव्र गति से होता है। ओके, यही मूल रूप से शैशवावस्था से यही 4 पॉइंट आपको पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। और समझिए, क्योंकि इसका एज क्या है? 0 से 2 वर्ष। अच्छा, कि शारीरिक विकास और वृद्धि जब होती है तो इस अवस्था को बच्चे गुजर जाते हैं और अगले अवस्था में चले जाते हैं। और अगला अवस्था में भी, जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था, उसमें भी बच्चे की वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से होती है, और भाषा का भी विकास सबसे संवेदनशील और सबसे तीव्र गति से होती है पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को देखते हैं। मिटा है? आ जाइए। हमेशा इसे सवाल पूछता है और पूछेगा,
कि शारीरिक वृद्धि या शारीरिक विकास एवं वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है किस अवस्था में? तो क्या मारिएगा? शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का एज है, शैशवावस्था का 0 से 2, ये हो जाएगा 2 से 12 वर्ष। इस अवस्था 2 भाग में बांटा गया है। देखिएगा, जब इस अवस्था को जो 2 भाग में बांटा गया है, वो पहला है पूर्व। पूर्व या इसी को कहते हैं प्रारंभिक। बाल्यावस्था। और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। ये इसका एज, ये 2 से 12 वर्ष, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक को कर दीजिए 2 से 6, 6 से 12, 2 से 6 वर्ष, और एक को कर दीजिए 6 से 12 वर्ष। ये 2 ही है। लेकिन सीटेट में एक और बाल्यावस्था का है जो जिसे सवाल पूछ देता है, और पूछ रहा है, हमेशा पूछ रहा है, जिसको, ये तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था हुआ, ये उत्तर बाल्यावस्था हुआ। इसके बीच में एक ला दिया जिसको नाम मध्य बाल्यावस्था। समझ गए ना? और मध्य बाल्यावस्था से भी एक सवाल रहता है, इसको देखते हैं बारी बारी से। हेडिंग दीजिए पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। हो गया? हेडिंग दीजिए प्रारंभिक बाल्यावस्था। हेलो, उत्तर परंपरागत में 6 से 12 होगा? उत्तर परंपरागत नहीं बोल रहे हैं, उत्तर बाल्यावस्था। सॉरी, उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 होगा। मध्य बाल्यावस्था में तब कितना होगा? 4 से 6। देखिए, ये आप खुद से, जैसे एज नहीं पूछेगा, एज नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे हम इसको 2 से 6 वर्ष माने हैं और उसको 6 से 12 माने हैं, तो बीच में हमको मध्य बाल्यावस्था को लाना है, तो इसको कम कर दीजिए और उसको भी कम कर दीजिए और बीच में उसको भी एडजस्ट कर दीजिए। जैसे ये 2 से 6 था, इसको 6 नहीं 5 कर दीजिए, ठीक है? फिर मध्य बाल्यावस्था को 5 से 7 कर दीजिए, और ये 7 से 12 कर दीजिए, 7 नहीं 8 कर दीजिए, और ये 8 से 12 कर दीजिए। हो गया? समझ गए? ये एज नहीं पूछेगा, एज तो अपने से ही एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? एज नहीं पूछेगा। पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये जीवन का अनोखा काल है। कौन बोला था? कोल एवं ब्रूस, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कोल एवं ब्रूस, और ये बोले थे कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है। क्योंकि यही बोले थे कि ये ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा परिवर्तन होती है कि खुद माता पिता को समझ में नहीं आता कि बच्चे किस स्टेज से गुजर रहे हैं। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। अगर कौन बोले? बच्चे, नाम बताइएगा। कोल एवं ब्रूस। ओके, ये टॉपिक ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आस्क करता है सर? नाम ज्यादा पूछता है? नाम वगैरह ज्यादा पूछता है? किनका डिफाइंड करा हुआ है, किसने बोला, ये ज्यादा आता है? सीटेट में कभी नहीं आएगा, अदर टेट में आ सकता है। सीटेट में वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछता है, आपको स्टैंडिंग बेस लेवल क्वेश्चन रहेगा, आपको उदाहरण दे देगा और बोलेगा कि किस अवस्था का उदाहरण है, ठीक है? वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछते हैं, क्योंकि सीटेट स्टैंडिंग बेस्ट लेवल है, रटनते पर नहीं। ये सब वैज्ञानिक का नाम रटिएगा तो ये रटंत पर है, और रिटर्न वाला कभी सीटेट नहीं फॉलो करता है, ठीक है? लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिए कि कोल एवं ब्रूस एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक,
समझे। वो बोले थे कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। इसमें अब समझिए, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर इस अवस्था में बच्चे को कहिएगा कि बाबू, मान लिया जाए अगर बच्चे का माँ अगर नानी घर जा रही है, समझ गए, बच्चे को बोल रहे कि तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ, तुम यहीं रुको, तो बच्चे बोले कि ना हम भी जाएंगे। तो मम्मी बोले तुमको नहीं जाएगा तो तुमको 10 रुपया देंगे या 20 रुपया देंगे, कुछ फुसलाने के लिए उसको देना चाहिए। बच्चे कहेगा ठीक है हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप भी दो। बच्चे ले लिया पैसा, माँ भी पैसा दे दिए, और जानने के क्रम में पैसा ले भी लिया, उसके बाद भी रोने लगा ना हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। समझ गए ना, ये कब क्या बोलेगा बच्चा का पता नहीं चलेगा। और इसीलिए माँ को भी पता नहीं चलता है, पिता को भी पता नहीं चलता कि आखिर ये काल है कौन सा काल। समझे, इसीलिए जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और सबसे जीवन का जो बेस्ट काल है, सबसे अच्छा काल है, वो यही काल है, बाल्यावस्था। ना किसी से लेना ना देना, सिर्फ जाना, पढ़ने जाना, खेलना। ठीक है, कोई किसी से मतलब नहीं रहता है इसको कि क्या होगा दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना से मतलब है। इसीलिए कहा जाता है। अगर बच्चे आप लोग से भी कोई पूछे कि सबसे बेस्ट काल कौन सा है, या सबसे आपको कौन सा काल में आप जीना पसंद करेंगे, तो आप खुद बोलिएगा कि वही बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में जाना पसंद करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि है ही वैसा काल। तो इसमें कई परिवर्तन होती है, जैसे हम बताए थे कि वृद्धि और विकास और भाषा, वृद्धि विकास और भाषा सबसे तीव्र गति से होती है इसी काल में। लिख लीजिए, वृद्धि विकास और एवं भाषा सबसे तीव्र गति से होती है, सबसे तीव्र गति से होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति होते हैं इसी अवस्था को, कई नाम है इस अवस्था में, कई लक्षण हैं, कई प्रवृत्तियां हैं। जैसे रटने की प्रवृत्ति इसी में, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इसी में, हट करने की प्रवृत्ति इसी में, रचनात्मक प्रवृत्ति इसी में। समझे ना, जैसे रचनात्मक प्रवृत्ति में खिलौना दीजिए, बच्चा उसको तोड़ेगा जोड़ेगा, तोड़ेगा जोड़ेगा। देखे ना आप, होली या दिवाली में, होली या दीपावली में आप उसको बंदूक दीजिए, पुटपुटिया वाला ना, पुटपुटिया, समझे, उसको बच्चा क्या करेगा, उसको खोल देगा, फिर उसको जोड़ देगा। मतलब उसको लगता है कि उसके अंदर आखिर है क्या। आप खिलौने ला कर दीजिए, गाड़ी वगैरह ला के दीजिए खिलौना में, उसको बच्चा चक्कर निकाल देगा और फिर लगा देगा, फिर उसको खोल के और देखेगा और फिर उसे लगा देगा। मतलब तोड़ने जोड़ने का काम इसी अवस्था में, इसीलिए कहते हैं इसको रचनात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, क्या होता है रचनात्मक, रचनात्मक प्रवृत्ति का होता है। और रटने की प्रवृत्ति इसी में, बच्चे रट लेगा, समझेगा नहीं, जो रटवाते हैं बच्चा रट लेता है। समझ गए, जैसे आप सुनोगे कविता या कहानी, जॉनी जॉनी एस पापा लिटिसु, उसको मतलब कोई कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन रट लेगा। रटने की प्रवृत्ति इसमें होती है सबसे ज्यादा। समझ गए, इसीलिए कहते हैं इसका रटने की प्रवृत्ति, रटने की प्रवृत्ति। और प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इसी में, कल ही भी बताए थे कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, कहाँ गए थे तो बाजार, मेरे लिए क्या लाए, आपके साथ और कौन गए थे, मेरे क्यों नहीं लेके गए। समझ गए ना, बहुत तरह की प्रश्न पूछता है। चंदा मामा है तो चंदा मामा ऊपर क्यों है, यहाँ क्यों नहीं आया, हम भी चलेंगे चंदा मामा पर, चंदा मामा इतना सुंदर कैसे है। समझ गए ना, बहुत तरीके से क्या बोलता है, प्रश्न पूछता है। बच्चे समझे या ना समझे, लेकिन प्रश्न जरूर पूछेगा।
अगर उसको लेकर जाइए बाहर में, तो बाहर में जैसे ही उसको किसी चीज पर नजर पड़ेगा, बच्चे उससे सवाल पूछते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, साथ में जा रहे हैं, तो अगर खिड़की से बच्चे किसी चीज को देखा तो उसके बारे में जरूर सवाल करें, वो क्या है, वो क्या है, वो किसका काम क्या है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, समझ गया ना। तरह तरह के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किसमें होती है? इसी में। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। ओके। हट करने की प्रवृत्ति, हट करना समझ है ना, जिद जिद करना। जैसे बाहर गए, मेला में गए, बच्चे को खिलौना पसंद आ गया, अब वो हट करने लगेगा, जिद करने लगेगा, हमको वो खिलौना चाहिए तो चाहिए, और नहीं अभी की अभी चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो ही पटका लगेगा, धुरिये में समझे, घोलाटे लगेगा, समझ गए। इसीलिए इसमें हट करने की प्रवृत्ति, जिद करने की प्रवृत्ति होती है। जिद, जिद किस होता है? इसी ना, जिद या हट करने की प्रवृत्ति। और सुनिए, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। हट करने की प्रवृत्ति होगी, छोटे छोटे टोली बनाने लगेगा बच्चा, लड़का लड़की की टोली में और लड़की लड़की की टोली में। जैसे अगर लड़का है तो अपने ही आयु वर्ग के बच्चे के साथ इक्का दुक्का दोस्त बनाने लगेगा, इसीलिए इसको कहते हैं टोली की अवस्था। क्या कहते हैं? टोली की अवस्था। टोली की अवस्था। खिलौने की अवस्था इसी को कहते हैं। खिलौने से बच्चा खेलता है, बहुत ज्यादा खेलता है खिलौने से। जैसे देखिएगा, अगर बच्चा है तो अपने साथ, अपने ही दोस्त के साथ चले के कहाँ, तो पतंग उड़ावे, चलो नदी में, सब दो तीन गो और अपने जाएगा, फिर जावे करेगा, दो तीन गो और बटोर ले जाएगा, समझ रहे, अपने ही एज के, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा के लेके जाएगा, नहीं, अपने ही एज के बटोरे जाएगा, चलो पतंग उड़ावे, चलो घिरनी नचावे, चलो बैट गेंदा खेले, तरह तरह की चीजें वो अपने क्या, खिलौने की अवस्था, खिलौने से बच्चे खेलना पसंद करते हैं। जैसे अगर लड़कियां है तो लड़कियां देखते होंगे कि तरह तरह के खिलौना नहीं रहता है, तो मिट्टी, समझ रहे ना, मिट्टी, मिट्टी को छोटा छोटा ताई बनाएगा, कढ़ाई बनाएगी, और वो हड़िया डेगची सारा चीज बनाएगी, और उसमें खाना बनाएगी, और साथ साथ उसके गुट का भी, गुट समझ रहे, मतलब सहेली, एक आधो का सहेली को भी साथ में रखेगी और ऐसा करेगी। क्यों? यही खिलौने की अवस्था है। बच्चे खिला, अगर वो चीज नहीं है, मिट्टी को नहीं बनाए, तो रेडीमेड प्लास्टिक वाला खरीद लेते हैं और बच्चे खेलते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं खिलौने की अवस्था। प्रश्न पूछने की अवस्था हो गया, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। जैसे कहाँ गए थे, मेरे लिए क्या लाए, समझे, ये तो हम उदाहरण दिए। और क्या था? रचनात्मक प्रवृत्ति, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। हाँ, एक चीज और, खिलौने की अवस्था, स्कूल, प्रथम प्राइमरी स्कूल या प्रथम स्कूल जाने की अवस्था, इसी को कहते हैं स्कूल में जाने की अवस्था। प्राथमिक स्कूल जाने की अवस्था। सारे परिवर्तन इसी में होते हैं, और इसमें इसी में लड़का लड़का के प्रति और लड़की लड़की के प्रति समूह बनाते हैं। लेकिन इस अवस्था से पार करिएगा, जाइएगा किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में उल्टा होता है। लड़की लड़की के सॉरी, लड़की लड़का के प्रति अट्रैक्ट होगा और लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होगा। लेकिन इस अवस्था में नहीं, इस अवस्था में सेम लिंग, विषम लिंग नहीं, सेम लिंग के प्रति, लड़का है तो लड़के के गुट में रहेगा और लड़की है तो लड़की के गुट में रहेगी। कौन अवस्था में? इसी अवस्था में। ओके, सब समझते जाइएगा। सर हाँ, हेलो,
हाँ बोलिए। तब थी माँ जो होती है, प्रथम जो पाठशाला उसका माँ होती है, मतलब प्रथम शिक्षिका जो माँ होती है, तो ये तो सैसवा स्थान हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि फिर से प्रथम सवाल। शिक्षिका माँ होती है, हाँ तो सैसवा स्थान में प्रथम शिक्षिका माँ हो जाएगी। हाँ, ये जरूरी है कि प्रथम शिक्षा शैशव अवस्था में होगी। तो शैशव अवस्था से तो प्रारंभ हो जाती है। जैसे शैशव अवस्था से ना बच्चा सीखने लगता है और माँ से ही दोबारा सीखता है, तो होगा ही। तो उस शैशव अवस्था में जरूरी नहीं है कि शैशव अवस्था पर पूरी जिंदगी में उसका प्रथम शिक्षिका माँ होती है। उसके पूरे कहाँ जिंदगी में यार, तो पूरा जिंदगी तो हम जानते हैं कि माँ रहती है, लेकिन शुरू शुरू में माँ ही ना होगी, तो जी सैसवा अवस्था जी में जी, तो माँ। हाँ होगी, कहे नहीं। हाँ होगी होगी, पूरा जिंदगी में है तो शैशव अवस्था में भी होगी माँ। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था इसी में कहते हैं इसी को। अब आ जाइए, इसके बाद जो अवस्था है जिसका नाम है मध्य बाल्यावस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था था। मध्य बाल्यावस्था से एक पॉइंट हमेशा पूछता है। मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में एक पॉइंट हमेशा लिख लीजिए, इसमें सोचने की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। बच्चे मूर्त तरीके से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, समझ गए ना। इसमें लिख लीजिए, मूर्त रूप से सोचने की प्रक्रिया या तर्क करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मूर्त रूप से सोचने की प्रक्रिया या तर्क करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा में आइए, मध्यता आबाद है उत्तर। उत्तर बाल्यावस्था में कोई खास नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में जो हम बताए थे कि रटने की प्रवृत्ति होती है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, हट करने की प्रवृत्ति होती है, ये सारे चीज इसमें उत्तर बाल्यावस्था में कम जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम तो इसमें मध्य बाल्यावस्था में भी कम जाता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में और कम जाते हैं, समझ गए ना। जैसे उसमें बताए थे कि बच्चे ज्यादा सवाल पूछेंगे, किसी चीज को रट लेंगे और इस पर रटेंगे नहीं, अब समझेंगे। इसमें लिख लीजिए कि रटने पर जोर देकर नहीं, समझने पर जोर देती है। रटने पर नहीं, समझने पर जोर देती है। हो गया। आगे आइए, अब बाल्यावस्था खत्म हो चुका है। अब आइए इसके बाद किशोरावस्था।
जीन पे आ जाए तो किशोरावस्था को 11 से ही मान लिया कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, लेकिन मेनली रूप से जो इसे में होता है वो 12 से या 13 से 12 वर्ष या 13 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और कहाँ तक चलती है 19 वर्ष तक या 21 वर्ष तक चलती है। क्योंकि एज कभी नहीं पूछेगा, एज के लेकर विवाद है कि कहीं कहीं गर्म जलवायु है वहां पर किशोरावस्था थोड़ा पहले ही आ जाती है और कहीं कहीं जहां ठंडी जलवायु है, ठंडी प्रदेश है, वहां पर किशोरावस्था लेट से आती है। इसीलिए ये स्वास्थ्य विभाग ये इसका एज का डिफाइन नहीं किया, पूरा क्लियर नहीं किया है, समझ गए। एज कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये अनुमान लगाइए कि ये 12-13 वर्ष से प्रारंभ होती है और 19 वर्ष तक या बहुत जाएगी तो 21 वर्ष तक चलती है, इसके बाद नहीं चलती। इसमें किशोरावस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं, बहुत ज्यादा। इसमें तो एक पॉइंट है कि बच्चे मूर्त नहीं अमूर्त भी सोचना प्रारंभ कर देते हैं और निगमनात्मक तर्क भी करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें अमूर्त और निगमनात्मक तर्क करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था ही है ऐसा अवस्था कि जिसमें शारीरिक से लेकर मानसिक संज्ञानात्मक सारे परिवर्तन होते हैं और इस अवस्था में ही सबसे संघर्षशील अवस्था कहते हैं इसको ही एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टेनले हॉल, समझ गए। एक है हल, एक हल है और एक है हॉल। स्टेनले हॉल ये मनोवैज्ञानिक है। इसी अवस्था को यानी किशोरावस्था को ही आंधी तूफान की और तनाव की अवस्था बोला है कि आंधी तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है। कैसे है समझिए, यही अवस्था है, समझ रहे ना, पेंट पोचाड़ा करने वाला पूरा अवस्था यही, समझे। इसमें बच्चा समझता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। इसमें बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं समझता, ये अपने आप को समझता कि हम तो बड़ा हो गए हैं, सब मेरे ही बातों को माने, सब मेरे ही राय लें, सब मेरे ही जो हम कहें वही करें, समझे। इसमें बच्चा लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़का के प्रति अट्रैक्शन बढ़ती है। बच्चे का दोष नहीं है, ये बच्चे के अंदर जो निकलने वाले हार्मोन है इसका दोष है। इस अवस्था में, इसी अवस्था में देखते होंगे लड़का है ये ऐसे साइकिल चलाएगा, समझ ना, साइकिल मोटरसाइकिल समझ, लहरिया कट, समझ लहरिया कट वही चलाता है। हम तो आरियों पर चला देंगे, आरी पर भी चलाता है। कौन सा अवस्था, यही अवस्था किशोरावस्था। बाल आएगा कटा के, इधर से साफ कटोरा नियन खाली ऊपरे बाल रख ले रहेगा, समझ रहे। कौन अवस्था, यही अवस्था है, यही अवस्था है। देखिएगा उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो अपने दोस्त से लाओ ना सीख लिया, लाओ ना जुतवा तोर वाला पहन के जाते हैं और ट्यूशन जाएगा और कहेगा कि तू तो आज बहुत अच्छा पहन के आया है, तू तो एकदम पूरा सबसे बेहतर लग रहा है, तो एकदम विश्व सुंदरा लग रहा है, समझे। वो समझता है कि सारे व्यक्ति में हम ही एक यूनिक आदमी हैं, समझे ना, यही अवस्था है। यानी एक कि बार इसमें दो सर बार सबसे ज्यादा दिखावा का अवस्था होता है और सौंदर्य की अवस्था। दिखावा का अवस्था तो होता ही है और प्लस में जी संघर्षशील की अवस्था इसी अवस्था में होता है। संघर्ष बच्चा करता है, कैसे कैसे संघर्ष करता है वो हम सारे आपको लोग को दे रहे हैं। जी शारीरिक परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, जैसे लड़का को दाढ़ी मोछा देना, लड़की का आवाज पतला हो जाना, लड़का का आवाज भारी हो जाना, यही अवस्था है।
समझ गए। इसी अवस्था में जो बढ़ना होता है वो पूर्ण रूप से बच्चे बढ़ जाते हैं। इसी अवस्था है कि बच्चे मानसिक रूप से पूर्ण रूप से हो जाते हैं, सारे क्वालिटी इसमें आ जाते हैं। पूरा जितना मानसिक विकास होना रहता है वो सारे इस अवस्था में हो जाते हैं। बुद्धि का संपूर्ण विकास भी इसी अवस्था में होते हैं। इसी अवस्था में आप लोग तो कहेंगे कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पेट पचाड़ा जो कर रहे हैं से कर रहे हैं, कर रहे हैं से कर रहे हैं। लड़की को देखिएगा, अगर बाराती में जाएंगे, शादी पार्टी में जाइएगा तो देखिएगा, बाराती के समय दूसरा ड्रेस, जयमाला के समय दूसरा ड्रेस, जयमाला के बाद दूसरा ड्रेस, फिर दूसरा ड्रेस, दूसरा ड्रेस, मतलब रात भर में 5 ड्रेस चेंज होता है। समझ रहे। लड़का को देखिएगा, चलेगा बाराती जाएगा तो एकदम श्योर है कि जाएगा बाराती, यहाँ से एकदम सेंट ठुंठ पूरा मार के जाएगा और वहां पर शर्ट खोलेगा और अपना रंग दिखाना चालू, एकदम इतना नाचेगा कि लगेगा उसको कि जितना बढ़िया, मतलब सबसे ज्यादा हम ही नाचे हैं और सबसे यूनिक भी हम ही हैं। समझे ना। ये बच्चे के अंदर होता है। समझ, किशोरावस्था में ये परिवर्तन होते हैं। कैसे तो कहा गया है, जैसे सुनते होंगे कि 9वां में 8वां 9वां में तो ठीक हलाई, समझ ना। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं कि छौड़ा 8वां 9वां में तो ठीक हलाई, जैसे ही गेलई 10वां में और लगलई हाई स्कूल के हवा, समझ रहे, समझ ही रहे हैं आप लोग, बिगड़ गए। यही अवस्था है सुधरने का और यही अवस्था है बिगड़ने का। तनाव की अवस्था, इसी अवस्था को कहते हैं। बच्चा फेल हो गया, समझ रहे, बच्चा फेल होने के दौरान पापा मम्मी या किसी बड़े ने उसको पीट दिया या डांट दिया, बच्चे तुरंत तनाव में आ जाते हैं। हम नहीं रहेंगे इस घर में, हम जा रहे हैं कमाए, हम इस घर में अब ऐबे नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, ट्रेन पर कूद जाएंगे। तरह तरह के बच्चे के अंदर तनाव आता है और ये इमोशनली अनबैलेंस हो जाता है। इमोशन, समझे, संवेग अंदर से निकलता है, इमोशन निकलता है, उस पर बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता है और गलत कदम उठा लेते हैं। प्यार में पड़ेगा तो हाथ चीर लेगा, ये न चीर लेगा, उधर चीर लेगा, का तो एकदम सबसे प्यार हमारा वही है, समझ ना, वो एकदम ऑक्सीजन है, ऊपर पर हम जी ही नहीं सकते हैं, ये कर लेगा। बच्चे कौन सा अवस्था, यही अवस्था है। तो इसीलिए इस अवस्था में जितना साइकोलॉजी ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, उतना बेहतर काम करेगा। जैसे बच्चा कभी फेल आपके हो गया, हाँ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या बोलते हैं। कह रहे हैं कि कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? ये देखिए, ये हमको पीछे वाला याद करवा रहे हैं क्या, मुझसे पूछ रहे हैं, पहले इधर आइए आप लोग। आप जो बताते हैं तो हमरे पर उलट देते हैं। अरे देखिए, सबके साथ होता है, आप लोग के भी साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, क्यों ऐसा टेंशन लेते, वो अवस्था ही वैसा है, समझे, उसके साथ समझ ही रहे हैं। तो इस अवस्था को गुजर जाइएगा। देखिए, यही कहा जाता है कि यही अवस्था बिगड़ने वाला, यही अवस्था है बनने वाला। संगति ऐसा मिलता है बच्चा बिगड़ जाता है और संगति ऐसा मिलता है कि बच्चे बन जाता है। इस अवस्था में अगर माता पिता बच्चे के साथ खुल के बात करेगा तो समझिए कि वो बच्चा नहीं बिगड़ेगा, और नहीं तो बच्चे के साथ खुलकर बात नहीं करते हैं, अंदरूनी बात नहीं करते हैं, तो बच्चे गलत कदम पर चल जाते हैं। साइकोलॉजी ट्रीटमेंट इस पर करना चाहिए इस अवस्था में, क्योंकि नहीं तो कहेगा कि जे हम कह रहे हैं सही सुनिए। और पिता जैसे दोनों देखे होंगे कभी कभी, पिता भी टीरी और बेटा भी टीरी, टीरी समझ ना, पीछे पीछे चले वाला। अब वो भी पिता कह रहा है कि जे हम कह रहे हैं से सुनो, और बेटा कह रहे हैं जे हम कह रहे हैं से सुनिए। अब देखते होंगे कहीं कि बाप बेटा में हो रहा है पटका पटकी, सुने होंगे, गाली गलाज पूरा। ये सब कौन अवस्था है, यही अवस्था है। ये इसमें बच्चा फेल हो जाता है तो बहुत तरह के गलत कदम उठा लेते हैं। इसीलिए इस अवस्था में साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट करना चाहिए कि देखो बाबू, फेल हो गया कोई बात नहीं, अगले बार पास हो जाओगे। तुम्हारे दादाजी वो भी पहला बार फेल हो गए थे, दूसरा में पास हुए। तुम्हारे पिताजी वो भी पहला बार फेल हो गए हैं, दूसरा में पास हुए। तो समझिए कि ये जो और तू भी पहला बार फेल हो गया, दूसरा बार पास हो जाएगा।
ये परंपरागत चलते आ रहा है कि पहला बार फेल होगा, दूसरा बार पास होगा, तो टेंशन क्यों लेते हो? समझ रहे ना? इस तरीके से बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे कंट्रोल में आएगा। और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी तो बता दिए, कितना सारे परिवर्तन होते हैं। साइकिल बच्चा कैसे चलाएगा, किसको फरियाना है, आ जाना, कहाँ तक, पुलवा तक चलाना, देख लेंगे 5 बजे। समझे ना? कौन अवस्था है? यही अवस्था है। समझ रहे ना? आप लोग समझ रहे होंगे कैसे कैसे परिवर्तन इस अवस्था में होता है। इसमें पूरा हार्मोन ही चेंज हो जाता है। पूरा पूरा हार्मोन चेंज हो जाता है। रात दिन बवाए वाला वही अवस्था यही है। काश वो मेरी होती। समझ रहे? अगर बच्चा किसी लड़की अगर देखकर, बच्चे को देखकर हंस गई, बस उसको रात भर नींद गायब। समझे ना? पूरा रात भर की एनर्जी बच्चे के अंदर आ जाता है और रात भर टुकु टुकु देखते रहेगा और सोचते रहेगा कि कैसे कैसे। समझ रहे होंगे बात लोग, आप लोग समझ रहे? और निगमनात्मक तर्क, अमूर्त चिंतन इसी अवस्था में होता है। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। ये पूर्व संक्रियात्मक में या किशोरावस्था से पहले जितने भी बच्चे करेंगे, जो सोच करेंगे, वो मूर्त तरीके से करेंगे, मूर्त रूप से सोचेंगे। लेकिन किशोरावस्था में जाएंगे तो बच्चे अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। मूर्त का मतलब होता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आंख के सामने है उसके बारे में सोचना, ये मूर्त होता है। और अमूर्त होता है कि उस जो आंख के सामने नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। समझ ना? ये किस में आता है? अमूर्त में। जैसे एग्जांपल में चंद्रयान-2 के आप लोग नाम सुने होंगे। चंद्रयान-2 जब यहां से भेजा गया था तो जो भेजने वाले व्यक्ति थे वो तो अमूर्त चिंतन कर रहे होंगे ना, कि वहां पर कैसे जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, कहां पर उतरेगा। भले नहीं पहुंचा वो अलग बात है, लेकिन वो तो शुरू में अमूर्त ही चिंतन किए ना, कि ऐसा तो नहीं है कि पहले गए अपने, फिर वहां पर देख के आए कि कौन सा जगह है, कहाँ उतरेगा, निरीक्षण किए, उसके बाद आए, उसके बाद भेजें। ऐसा नहीं है। समझ ना? ये अमूर्त चिंतन है कि जो आंख के सामने है ही नहीं उसके बारे में सोचना। जैसे ताजमहल के बारे में सोचते होंगे, चंद्रमा के बारे में सोचते होंगे, सूर्य के बारे में सोचते होंगे कि ऐसा है चंद्रमा, ऐसा है चंद्रमा पर हम भी जाएंगे, ऐसे ऐसे जगह है, वहां भी भूमि है। ये सब क्या है? अमूर्त, मूर्त है, अमूर्त है। तो ये सब किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था से पहले अमूर्त चिंतन नहीं होते और निगमनात्मक तर्क तो होता ही नहीं है। एक होता है आगमन और एक होता है निगमन। आगमन विधि, निगमन विधि, दो विधि आप लोग पढ़े होंगे। आगमन होता है और एक होता है निगमन। आगमन में होता है मूर्त से अमूर्त, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, विशिष्ट से समान। समझिए, मूर्त से अमूर्त। जो बच्चे, देखिए बच्चा है और बच्चे को जहां भी सीटेट में आएगा कि आपको बच्चा को पढ़ाना है तो किस विधि से पढ़ाएंगे? चाहे किशोरावस्था हो चाहे कोई अवस्था हो, सबसे बेहतर विधि जो होगा वो आगमन विधि होगा। कभी भी निगमन विधि मत मारिएगा। ये उदाहरण से फॉर्मूला की ओर जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। यही में उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम की ओर, यही अवस्था में पहले बच्चे को छोटा छोटा उदाहरण देंगे, आसान आसान प्रश्न देंगे और आसान आसान प्रश्न देने के बाद ही उसको जटिल जटिल प्रश्न देंगे। जैसे मूर्त से अमूर्त, तो मूर्त से अमूर्त का मतलब कि बच्चे जिसके बारे में पहले जो देख रहा है उसके बारे में सोचेगा, तब ना कल्पना करेगा कि पहले कल्पना करने लगेगा। नहीं, पहले बच्चे उस चीज को देखेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके बाद कल्पना करेगा। ये क्या हुआ?
मूर्त से अमूर्त, अज्ञात से अज्ञात। ज्ञात मतलब जो पहले से ज्ञात चीजें हैं, पहले से निर्माण हो गया है उस चीजों के बारे में, उसके बाद अज्ञात चीजों के बारे में जो नहीं अभी तक हुआ है उसके बारे में सोचना। क्या है? ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। सरल से कठिन अभी बताया था कि जो आसान आसान दीजिए, सवाल दीजिए, आसान आसान प्रश्न दीजिए जो बच्चे खुद से आसानी से बना सके, और उसके बाद जटिल जटिल प्रश्न दीजिए। क्या कहलाएगा? सरल से कठिन। विशिष्ट से समान। विशिष्ट से समान होता है कि जैसे उदाहरण है तो उदाहरण एक विशिष्ट है, और उदाहरण कई उदाहरण देकर एक कॉमन फॉर्मूला निकाल दिए जो सामान्य सामान्य फॉर्मूला जो सब पर लागू होता है, ये क्या कहलाता है? समान। इसीलिए सब विशिष्ट से समान। विशिष्ट का मतलब होता है कि तरह तरह के उदाहरण दिए और उस पर आधारित पर एक नियम फॉर्मूला निकाल दिए जो सारे चीज पर लागू हो जाता है, वो क्या होता है? समान हो गया, सबके लिए समान। इसीलिए इसको कहते हैं विशिष्ट से समान। और एक उदाहरण से नियम आप लोग अभी तुरंत बताएं। उदाहरण, तरह तरह के उदाहरण दीजिए, उसके बाद नियम की ओर आइए कि ये उदाहरण हुआ तो ऐसे ऐसे होता है, इसका मतलब ये होता है। जैसे एग्जांपल में फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में कई तरीके से उदाहरण देता है। जैसे जैसे में उदाहरण में एक चीज है कि ज्वालन, आप लोग नाम सुने होंगे, जल जाता है, या उसको छोड़ दीजिए, कांच के नाम सुनेंगे, कांच। कांच कांच से प्रकाश इधर से उधर पार हो जाता है। तरह तरह के पहले प्रकाश दिखा दिए, तरह तरह के जो शीशा है उसको दिखा दिए, तो कहते हैं कि जो शीशा है वो पारदर्शी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश पार कर जाती है। समझे? कि देखो ये है टॉर्च का शीशा, ये है गाड़ी गाड़ी का आगे का शीशा। तो ये सब तरह तरह के शीशे वस्तु को दिखाते हैं। या प्लास्टिक जो क्लीन, ये नहीं कि काला प्लास्टिक नहीं, जो क्लीन प्लास्टिक है वो दिखा दे कि देखो इससे भी प्रकाश टॉर्च मारे तो इससे उधर पार हो गया, इसका मतलब ये पारदर्शी है। ये जब दिखाए कि तरह तरह की जिससे प्रकाश पार हो जाता है उसको पारदर्शी कहते हैं। तो देखिए क्या दिए, पहले उदाहरण दिए, उसके बाद नियम लाए कि जिस वस्तु से प्रकाश पार होकर गुजर जाती है उसको पारदर्शी कहते हैं। ये हो गया नियम। उदाहरण दे रहे थे, उदाहरण आप लोग दिखा भी रहे थे, उसके बाद नियम लाए। तो इसीलिए निगमनात्मक ये हो गया आगमन। और आगमन विधि जब भी करेगा तो किशोरावस्था के पहले वाला स्टेज में करेगा, समझे? लेकिन निगमन में है कि इसी का उल्टा क्या करे, ये जो मूर्त से अमूर्त है, मूर्त से अमूर्त, यहां पर हो जाएगा अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त। यहां पर ज्ञात से अज्ञात, यहां हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात। यहां पर सरल से कठिन, यहां हो जाएगा कठिन से सरल, कठिन से सरल। यहां पर विशिष्ट से समान, यहां हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट। यहां था उदाहरण से नियम, यहां हो जाएगा नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण। तो आप बताइए कि बच्चा इसमें जो अमूर्त से मूर्त की ओर जाएगा, क्या किशोरावस्था से पहले वाला बच्चा कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको निगमन विधि को कहाँ रखा गया है? किशोरावस्था में। इसलिए अमूर्त चिंतन और निगमनात्मक तर्क करेगा बच्चा कहाँ? किशोरावस्था में। किशोरावस्था के पहले बच्चे नहीं कर पाएंगे। आई होप हम लोग समझ रहे हैं कि जो आज का क्लास हुआ है वो आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे, कुछ कुछ उतार भी लिए होंगे सारे चीज। इसे से सवाल आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। कैसे? एक सवाल हम आपसे करवाते हैं, कहाँ हुआ बुक? देखिए सवाल है,
देखिए ध्यान से सुनिएगा सवालों को और जवाब दीजिएगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला है जन्म पूर्व अवधि, मतलब जन्म के पहले ही। दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरा मध्य बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। पूर्व प्रारंभिक अवस्था, बाल्यावस्था। और कोई? यस सर, पूर्व प्रारंभिक अवस्था ही होगा। प्रारंभिक बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल रहे हैं सभी लोग। देखिए एक सवाल और है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें, आवाज को म्यूट कर दीजिए। अनीता 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 म्यूट हो जाइए। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तीसरा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था और चौथा है किशोरावस्था एवं वयस्कता अवस्था। ये वाला आंसर होगा, डी वाला होगा। ये वाला होगा। किशोरावस्था। डी। नहीं पहला वाला होगा, पहला होगा। नहीं सर, किशोरावस्था नहीं होगा क्योंकि इसमें पहला वाला होगा, क्योंकि इसमें घटित हो रहा है ना। किशोरावस्था में तो बढ़ता है ना। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक वाला। सुनिए, आप सुनिए, किशोरावस्था में विकास, वृद्धि और विकास तीव्र गति से नहीं होता है, तो पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। समझ गए ना? विकास जो बढ़ती है ये होता है पूर्व बाल्यावस्था। अभी हम लिखाए थे कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से घटित होता है। कैसे भूल जाते हैं? और भाषा के विकास भी सबसे तीव्र गति से इसी में होता है। उसमें तो पूर्ण रूप से हो जाता है, सारे विकास हो जाते हैं उसमें किशोरावस्था में, कभी नहीं किशोरावस्था होगा। समझ गए? इसीलिए इस पहला ये ऑप्शन होगा ए राइट आंसर। देखिए मोबाइल है आपके पास? देखिए मोबाइल, उसमें कल क्वेश्चन भेजे थे, निकालिए तो नए वाला प्रश्न। नया वाला सेट आ गया मतलब सर? नो, कब तक आएगा? अभी रिजल्ट आया ही नहीं, नया वाला सेट कहाँ कर रहे हैं?